नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत की जलवायु पढ़ेंगे आज हम। इंडियन ज्योग्राफी में हम आज भारत की जलवायु का चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ इसको हमको समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। इस चैप्टर में एक एक चीज को अपने को अच्छे से समझना है कि किस तरह से भारत की जलवायु और भारत का मानसून कैसे आता है। जलवायु का ही हिस्सा होगा। जलवायु को हम भारतीय जलवायु को मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर हमें भारत की जलवायु का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। बरसात का मौसम भी आ रहा है तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो भारत की जलवायु, तो पहले तो हमारा काम हमेशा क्या होता है, किसी भी शब्द के बारे में पढ़े हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि उस शब्द का अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं कि वहां से मीनिंग क्या निकल रहा है। हमारे सामने शब्द क्या आया, जलवायु। तो हमें केवल देसी दिमाग से, जो अपने पास जितना संचित दिमाग है, उस दिमाग से हमें क्या करना होगा, इस जलवायु शब्द को अपने हिसाब से समझना होगा। और बहुत आसान है, जल प्लस वायु, साधारण सा शब्द। इसको हमें जो काम मैंने आपको बता रखा है कि हर बार अपने को वही करना है, चाहे अर्थ मालूम हो फिर भी हमें एक बार उस पर रिवाइंड कर लेना है। तो इसका मतलब हुआ जल प्लस वायु, यानी ऐसी कोई चीज जिसमें जल हो और वायु हो उसे अपन क्या कहेंगे, जलवायु। इसका मतलब जल और वायु कोई विशेष नाम यहां पर करेंगे। तो हमारे आसपास जो वातावरण है इसमें जलवाष्प की उपस्थिति और वायु की, जलवाष्प दोनों हो गए ना, इन दोनों को संयुक्त रूप से आप क्या कहोगे, जलवाष्प। ये जो पूरा जलवाष्प है ये कई सालों तक इसके औसत का अध्ययन करने के बाद इसे क्या कहते हैं, इसे जलवायु कह देते हैं। मतलब कि जल और वायु की उपस्थिति से क्या बनता है, जलवायु बनता है। हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें जल की उपस्थिति हो और वायु भी उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, उसे अपन जलवायु कह सकते हैं। हमारे आसपास अगर नमी है और हवा है तो उस वातावरण को अपन क्या कहेंगे, जलवायु। मतलब हमारा जलवायु, हमारे ऊपर जो हमारे आसपास हम वातावरण देखते हैं जिसमें जल और वायु दोनों होते हैं उसे अपन जलवायु कहते हैं। और किताबी भाषा में शब्द में क्या हो जाता है, जलवाष्प नाम से ये शब्द आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा वातावरण है, उसमें जलवाष्प होती है जिसे अपन आर्द्रता भी कहते हैं। उसमें तापमान भी होता है। आदि कारकों के क्या बनेगा, वातावरण में जलवाष्प, आर्द्रता, तापमान आदि कारकों के सम्मिलित प्रभाव से दीर्घकालीन, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ लिखा रहा हूं, तो बाद में लिखाऊंगा, परिभाषा अच्छे से बना के समझा के लिखेंगे। अभी समझना, जलवाष्प, आर्द्रता, तापमान आदि जलवायुवीय कारकों के सम्मिलित प्रभाव से दीर्घकालीन रूप को जलवायु कहा जाता है। मतलब तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, वायु तो होती है, ये सभी सम्मिलित रूप से जब मिलते हैं तो इनसे, इनके संगठन से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे, अगर वो छोटे रूप में उत्पन्न हो रहा है, कुछ घंटों के लिए हो रहा है तो उसे कहते हैं मौसम। अगर वो कुछ महीनों के लिए हो रहा है तब उसे कहते हैं ऋतु। और वो एक बड़े कई सालों के औसत को निकाल करके जब उसे देखें अपन तब उसे अपन कहते हैं जलवायु। तो इसे आप, इसको मत लिखिए, मैं आपको यहाँ इसको समझाने के लिए मैं आपको दो टर्म और लिखाऊंगा। क्योंकि जलवायु आपको बेसिक तो क्या समझना है, जल प्लस वायु का ही अपने को मतलब निकालना है कि इसमें जल और वायु से संबंधित कुछ है जो हमारा जलवायु। ठीक है, ऐसा संगठन जिसमें जल और वायु हो वो क्या कहलाएगा, जलवायु। पर इससे ये तो क्या देसी दिमाग है, ये किताब में एग्जाम में हमको काम नहीं आएगा। हमको एग्जाम के लिए ऑथेंटिक रूप से एक पारिभाषिक शब्दावली बनाकर किस तरह से याद करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो या तीन और शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो आता है मौसम। देखो इंडियन ज्योग्राफी में चाहता तो आपका डायरेक्ट मानसून शुरू करके सीधा मानसून पढ़ा देता, खत्म कर देता, पर उससे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बात समझ में नहीं आती कि बारिश आखिर होती कैसे, राजस्थान में बारिश कैसे होती है ना। ये 1 जुलाई के आसपास आता है हमारे मानसून, ये कैसे पहुंचता है, किस तरह से हवाएं चलती है, पूरा सिस्टम, क्यों बारिश होती है, ये क्यों का मतलब आपको कभी समझ नहीं आता। इसलिए मेरा प्रयास है कि एक एक चीज को मैं कंसेप्चुअल लगा करके वहां से जीरो से शुरू करके इसको अच्छे से खत्म
करूं तो जलवायु आपको अगर समझना है तो दो शब्द और आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, मौसम, जलवायु, फिर आपको सॉरी मौसम, ऋतु और फिर आपको जलवायु। ये तीनों का जोड़ा है, ठीक है। इन तीनों में सबसे छोटा भाई कौन है? मौसम है। बीच का भाई कौन है? ऋतु है। और सबसे बड़ा भाई कौन है? जलवायु। तीनों एक परिवार की है, तीनों का आप एक फैमिली का मानना। सबसे छोटा कौन? मौसम। बीच का कौन? ऋतु। और सबसे बड़ा जलवायु। कैसे करना है देखो, इनमें हमें पता है मौसम क्या होता है। वातावरण में कुछ घंटों या एक दो दिन में जो तापमान में, आर्द्रता में, हवा में जो चेंज आता है उसे अपन कहते हैं मौसम। इसे देसी शब्दों में यूं समझिए कि जब भी आपके अचानक बादल आ जाए, अगर मान लो बारिश का मौसम नहीं है, आपने अगर सर्दियों में अचानक बादल आ जाए और आपको बारिश का मौसम होने की जैसा लगे, तब आप बाहर निकले क्या बोलते हो? आज तो मौसम खराब है। आपके मुंह से सीधा शब्द निकलता है कि आज तो मौसम खराब है। यही कहते हैं ना अपन, जब सर्दी के मौसम में जब बारिश होने का कोई चांस ही नहीं होता और अचानक अगर बादल आ जाए, बारिश जैसा मौसम हो जाए, बारिश हो भी जाए, तो अपन सीधा सा बाहर निकल, मान लो फोन आ गया किसी को, बोलते हैं कि आज तो बारिश का मौसम है, कल परसों फिर देखते। ये सही कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि थोड़े से समय के लिए अगर वातावरण में कोई चेंज होता है, थोड़े से समय के लिए अगर वातावरण में कोई विशेष स्थिति बनती है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे मौसम कहते हैं। ये क्या होता है? अल्पकालीन। इसे मैं अब यहां परिभाषा दिखा दूं। तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प के अल्पकालीन परिवर्तन या रूप को मौसम कहा जाता है। ये सभी जो है ना, देखो, तापमान है, आर्द्रता है, जलवाष्प है, ये सभी क्या है? जलवायु के कारक है ना। इस पूरे वातावरण की ये कारक है। वातावरण में इनका कोई ना कोई रोल होता है। इन सब की आपको परिभाषा ज्यादा डीप में नहीं जाना, उधर वो अपन को जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन, वहां देखना पड़ेगा। फिर तापमान आप जानते हो, टेम्परेचर। आर्द्रता क्या होती है? हवा में नमी की मात्रा किसी तापमान पर, हवा में आप नमी की मात्रा मानो। जलवाष्प भी वही चीज होती है, इसको आप वायु भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें एक और जोड़ लो, चौथा वायु। इन सब का अल्पकालिक परिवर्तन, उसे क्या कहेंगे अपन? मौसम कहेंगे। मैंने एग्जांपल क्या दिया? सर्दियों के मौसम में, क्या नाम, सर्दियों की सीजन में, सर्दियों की ऋतु में अगर एक दो दिन के लिए बादल छा जाए और बारिश हो जाए, तो उसे अपन कहते हैं कि मौसम बारिश का हो गया। अगर गर्मियों के दिनों में अचानक ऐसा दिन हो कि आंधी तूफान आए और बारिश होने लगे, तो उसे अपन कहते हैं कि बारिश का मौसम आ गया, मौसम चेंज हो गया। तो वो अगर थोड़े से समय के लिए हो, अल्पकालीन, ये कितना होता है? कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक हो सकता है। कुछ घंटे या फिर कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ घंटे या कुछ दिन तक इसे आप कह सकते हो। तो हमारे वातावरण में अल्पकालिक परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है, ठीक है। और ये परिवर्तन, जब ऐसा परिवर्तन, सेम परिभाषा है, सेम यही रहेंगे, जब ऐसा परिवर्तन या रूप कुछ महीनों के लिए हो, तो ऋतु कहते हैं, ठीक है। तो मौसम आपको मालूम पड़ा, अचानक मान लो गर्मी के मौसम में अचानक ठंडी हवा आने लगी, तो मौसम बदल हो गया ना, बदल गया। उसी प्रकार अभी अगला क्या है? ऋतु। मतलब इन्हीं स्थितियों में अगर ये कई महीनों तक चल जाए, ठीक है। वो जो बारिश सर्दियों में आई थी, मैंने एग्जांपल दिया पहले वाला, वो तो कुछ घंटे के लिए आई थी, वो बारिश कुछ घंटे के लिए आई थी, तो वो सिर्फ क्या था? मौसम था। अगर वही बारिश का मौसम अगर 3-4 महीने तक चले, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं ऋतु। जैसे हमारे यहाँ पर अभी
अभी आने वाली है बारिश की ऋतु, जो चौमासा आएगा, जो मानसून सीजन आएगा, इसे अपन क्या कहेंगे, मानसूनी ऋतु कहेंगे, इसे बारिश की ऋतु कहेंगे। बरसात का मौसम तो 1-2 दिन के लिए हो सकता है, पर अपन देसी भाषा में बोलते हैं, अपन गलत बोलते हैं। अगर 3-4 महीने के लिए एक ही प्रकार का मौसम रहे तो वो क्या बन जाता है, वो ऋतु बन जाता है। अगर 3-4 महीनों के लिए मौसम एक ही प्रकार का रहे, वो क्या बन जाता है, ऋतु बन जाता है। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में क्या लिखोगे, यदि 3-4 महीने तक मौसम एक सा रहे, एक जैसा रहे, तो ऋतु कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे क्या बनाओगे आप, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मतलब कि 3-4 महीने तक सर्दी ही सर्दी, 3-4 महीने तक सर्दी का ही मौसम, तो वो क्या हो जाएगा, शरद ऋतु। और 3-4 महीने तक गर्मी का ही मौसम, तो उसे कहेंगे ग्रीष्म ऋतु। और 3-4 महीने अगर बारिश का मौसम बना रहे, जैसे अब शुरू होने वाला राजस्थान में, तो ये क्या कहलाएगा, ऋतु। मतलब कि हमने जो मौसम यहाँ अल्पकालीन समय के लिए पढ़ा था, अगर ऐसी स्थितियां 3-4 महीने तक डेली बनती रहे, तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कहेंगे ऋतु। तो मौसम छोटा शब्द है, छोटे समय के लिए। इसी मौसम, यही मौसम वाली स्थिति अगर 3-4 महीने बने, तब उसे अपन कहेंगे ऋतु। और इन सब का औसत अगर एक पूरे बड़े भूगोल पर औसत निकाल करके 30-40 वर्षों का अनुभव के आधार पर अगर उस जलवायु दशाओं को क्या कहेंगे, उन्हें फिर जलवायु कहेंगे। ठीक है, मौसम व ऋतु की दशाओं के 30-40 वर्षों के अनुभव के आधार पर जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि छोटा टाइम में वातावरण की दशाओं में परिवर्तन कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए हो, 1-2 दिन के लिए हो, 3-4 दिन के लिए हो, तब तो उसे अपन कहेंगे मौसम। जैसे आप जानते हो, अचानक कोई भी परिवर्तन होता है, उसे आप गर्मी का मौसम या सर्दी का मौसम कह के कुछ दिन के लिए चेंज करते हो। यही मौसम अगर 3-4 महीने तक बढ़ जाए, तब अपन कहते हैं ऋतु, सीजन कह देते हैं। ठीक है, और जलवायु क्या होती है, जलवायु इन सब का बड़ा रूप होता है। जब किसी धरातल पर, जब किसी बड़े धरातल पर, बड़े मतलब भारत जैसा एक पूरा बड़ा धरातल, पूरा भारत देश, इस भारत देश में लगातार अगर अपन 30-40 वर्षों का अनुभव देखें, तो यहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो यहाँ का औसत मौसम कैसा है भारत का, गर्मी वाला मौसम। भाई 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में हमें ज्यादा यहाँ पर सर्दी रहती है या गर्मी रहती है, हमको सिर्फ इतना आइडिया लगा कि भारत में हमने पिछले 40-50 साल से, भारत में अगर कोई व्यक्ति आइडिया लगाए, पिछले 40-50 साल से अगर हम आइडिया लगाएं, सूरज की किरणें कैसी गिर रही है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ बारिश कितनी होती है, वहाँ पर गर्मी कितनी है, वहाँ सर्दी कितनी है, कौन ज्यादा है, किसका प्रभाव ज्यादा है, उसी के आधार पर अपने औसत निकाल करके 30-40 वर्षों के अनुभव के आधार पर अपन जलवायु का निर्धारण कर देते। छोटे स्तर पर मौसम अगर 3-4 महीनों के लिए चल जाए तो उसे कहते हैं ऋतु। और यही इन दोनों का, इन सब का अपन एक 30-40 वर्षों का अनुभव उसके आधार पर निकाल करके, औसत निकाल करके बताएं कि वहां की जलवायु कैसी है, तो उसे अपन कहेंगे, वो अपने एक जलवायु का मानक बन जाएगा। तो भारत के संबंध में हमको सोचना है, हम सिंपल सोचते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में आप अगर मान लो 12 महीने का साल होता है, एक साल गया, फिर दूसरा साल आएगा, फिर तीसरा, वापस हमारा साल आता है, तो हमने अब तक अनुभवों के आधार पर क्या समझा कि भारत में जनवरी से लेकर के हम जब हमारा नया साल शुरू होता है, तो हम देखते हैं सर्दियां कब आती है। भारत में हम देखते हैं कि सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर से हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी आते आते, मतलब कि 4 महीने तक रहती है यहाँ पर सर्दी। उसके बाद मौसम शुरू होता है गर्मी का, ठीक है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, और जुलाई, अगस्त, ये एक तरह से इसे आप गर्मी का मौसम ही मानते हैं। बारिश का मौसम भी एक तरह से क्या होता है, गर्मी का मिक्स रूप ही, इसमें सर्दी नहीं है। बारिश का मौसम भी कैसा है, गर्मी से नजदीकता रखने वाला मौसम है। तो भारत में किसका प्रभाव ज्यादा है, भारत में सर्दी वाले मौसम का प्रभाव ज्यादा है
या गर्मी वाले मौसम का प्रभाव ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि भारत में गर्मी का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। तो मैं आपको देसी तरीके से बता रहा हूं कि आप बिना कंसेप्ट करे अपने छोटे दिमाग से, अपने सीमित माइंड से अपन आंसर निकालने का प्रयास कर सके। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। याद रखेंगे कि भारत की, अपने अनुभव के आधार पर, अपन सिर्फ अपना अनुभव लगा करके बात कर रहे हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारी है। ये हमने कोई यहाँ पर कंसेप्ट नहीं समझा, कोई सिद्धांत नहीं देखा, हमने कोई अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, किसी के बारे में कोई बात नहीं की। हम सिर्फ अपना एक देसी तरीका अपना रहे हैं। अभी तक हमने बात कंसेप्ट पर की नहीं, अपन सिर्फ देसी तरीका अपना रहे हैं कि भारत उष्ण का मतलब होता है गर्मी। तो भारत का अपन अध्ययन करें अपने दिमाग से, अपने अनुभव से, तो हम देखते हैं कि भारत में कैसी दशाएं हैं। भारत में प्रभाव ज्यादा किसका है, भारत में 12 महीने अगर हम देखें तो भारत में गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, सितंबर से लेकर के, सितंबर हाफ से लेकर अक्टूबर, मान लो आप, अक्टूबर से लेकर के जनवरी हाफ तक हम देखते हैं कि सर्दी का मौसम रहता है। उसके बाद बाकी के जो महीने बचते हैं उन महीनों में हम देखते हैं कि गर्मी का प्रभाव रहता है। और ये ऐसी स्थितियां हर साल हमारे सामने, हर साल हमारे सर्दी उसी महीने में आती है जिस साल पिछले महीने में आई थी। तो ऐसा अगर 40-50 वर्षों के एक बड़े अंतराल में देखें तो यही रूटीन चल रहा है। तो इस रूटीन के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत में उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती। ये तो हमने सिर्फ अपना देसी दिमाग लगा। अब अपन कंसेप्ट पर बात करते हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है। ये उष्ण कटिबंध वगैरह, शीतोष्ण कटिबंध वगैरह, ये सब क्या होती है, इन चीजों को अपन अब देखते हैं। देखिए, अभी हमने भारत का मानसून जलवायु शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराने पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पृथ्वी बना लेते हैं। ये हमने गोलाकार बना ली पृथ्वी। ठीक है, अंडाकार होती है, तो अपन मानचित्र में कच्चे हिसाब से ऐसे ही बना लेते हैं। ये यहाँ की भूमध्य रेखा, ये हमने बनाई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप जानते हैं 0 डिग्री होती है। आप ये भी जानते होंगे कि कर्क रेखा, थोड़ी नजदीक बनाते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरा जो पहला लेक्चर है जहां से मैंने शुरू किया था भारत का भौतिक प्रदेश, वहां जाकर थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ के आए वापस। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पूरा बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। 0 डिग्री रेखा तो हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के बीच में होती है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर हमें मिलेगी कर्क रेखा। और ये जो गोलार्ध होगा इसे अपन कहेंगे नॉर्थ गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो होगी वो भी 23.5 डिग्री होगी, उसे कहेंगे मकर रेखा। मतलब पृथ्वी एक ग्लोब है, इसके बीचों बीच जो लाइन है उस लाइन को अपन कहेंगे 0 डिग्री। दूसरा नाम उसका क्या है, भूमध्य रेखा, या आप कह सकते हो कि विषुवत रेखा। उस रेखा के यहां से 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री करता करता कहां तक पहुंचेगा, 23.5 डिग्री। और जो 23.5 डिग्री की लाइन है उस लाइन को बोलते हैं अपन कर्क रेखा। और 0 डिग्री से, ये तो उत्तर की तरफ था, तो हमने इस तरफ के, इससे नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री आपको चलना है, तो इससे अपन कहेंगे यहां जो लाइन खींचेगी उसे मकर रेखा। तो हमारे ग्लोब पर 0 डिग्री से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, जिसे अपन साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं, उसमें अपन कहेंगे उसको मकर रेखा। ठीक है, ये ऐसी रेखाएं होती है। एक रेखा और होती है जिसे अपन कहते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है, आर्कटिक रेखा। उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर है उसे तो कहेंगे आर्कटिक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर है उसे कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, इस तरह से हमने ये रेखाएं बनाई। अब जलवायु क्या है, जलवायु का मामला क्या है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, अब यहां पे आपको अनुभव नहीं लगाना, अब सिर्फ आपको ग्लोब पर देखना है कंसेप्ट क्या बोलता है। कर्क रेखा, यहां पर ये कर्क रेखा है, ठीक है, और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इनके बीच का क्षेत्र है, उसे हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। यानी कि ग्लोब में, मानचित्र में
0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 23.5 और उत्तर की तरफ 23.5, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उस इलाके की जलवायु साधारणतया हमें कैसी माननी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु उसे मानना है, ठीक है। और इस 23.5 कर्क रेखा से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र होगा इस वाले इलाके को हमें मानना है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण या कहो तो आप उपोष्ण, जहां मतलब गर्मी भी है और सर्दी भी है, दोनों मिक्सिंग है, उसे अपन कहेंगे शीतोष्ण जलवायु। और ये यही काम नीचे वाली साइड होगा, इसे अपन क्या कहेंगे? शीतोष्ण जलवायु। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुवों के पास इसे अपन कहेंगे, क्या कहेंगे अपन इसे? ध्रुवीय जलवायु। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ध्रुवीय जलवायु। और यहां भी ऐसा ही होगा, तो ये जो प्रदेश होगा उसे अपन कहेंगे ध्रुवीय जलवायु। ग्लोब पर सबसे बीच की रेखा भूमध्य रेखा, उससे ऊपर 23.5 डिग्री, उससे नीचे 23.5 डिग्री, ऊपर वाली मतलब उत्तर दिशा में जो बनाई हमने उसका नाम कर्क रेखा, दक्षिण दिशा में बनाई उसका नाम मकर रेखा। इसका मतलब क्या हमने कहा कि मकर और कर्क के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। क्यों कहेंगे मैं कारण बताऊंगा, पहले अपने को सिर्फ रट्टा मारने के लिए समझना है। उष्ण कटिबंधीय कहेंगे। उसके ऊपर वाला जो बीच का मैंने इस तरह से करके ये बनाया, इसे तो हम कहेंगे शीतोष्ण, मतलब कि कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा 23.5 और 66.5 के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। यही बात हमको दक्षिणी गोलार्ध में समझनी, इसमें भी उसका यही नाम रहेगा। और ध्रुवों के पास बिल्कुल ऊपर वाला क्षेत्र जो होगा ये वाला, इसे अपन कहेंगे ध्रुवीय जलवायु। इसे अपन क्या कहेंगे? ध्रुवीय जलवायु। ये जलवायु का वर्गीकरण। ऐसा क्यों? उष्ण का मतलब होता है गर्मी, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। उपोष्ण या शीतोष्ण का मतलब होता है गर्मी और सर्दी, थोड़ा सा मिक्सिंग, सर्दी की अधिकता ज्यादा। और ध्रुवीय या फिर इसको कहोगे कि शीत जलवायु। ध्रुवीय का दूसरा नाम क्या है? शीत जलवायु, मतलब कि सर्दी सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी, ठीक है। मतलब यहां बहुत ज्यादा गर्मी, यहां गर्मी सर्दी मिक्स है दोनों, ठीक है। और यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी, यानी कि इस इलाके में तो गर्मी। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो ये जो कर्क रेखाओं और मकर रेखा के बीच का इलाका होगा ये बहुत ज्यादा गर्मी वाला इलाका होगा। इसके ऊपर का जो इलाका होगा वो मिक्सिंग होगा, शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों होगा, सर्दी गर्मी दोनों बराबर सी रहेगी। और 90 डिग्री के आसपास का जो इलाका होगा बिल्कुल ऊपर ग्लोब में, यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब शीत जलवायु से अपन कहेंगे। ये कंसेप्चुअल बात हुई। इस बीच वाले इलाके में इतनी गर्मी क्यों होती है? तो इसका कारण यह होगा कि सूरज की किरणें इस इलाके में सबसे ज्यादा पड़ती है, सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है। इस इलाके में सूरज की किरणें जो है वो सबसे ज्यादा लंबवत गिरती है। सर्वाधिक कहां गिरेगी? भूमध्य रेखा पर। फिर कहां आएगी? अगर उत्तरायण होगा तो आपके इधर उत्तर वाले में उत्तर की तरफ जाएगी तब, ठीक है। उत्तरायण अगर सूर्य हुआ तो वो उत्तर में कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम गर्मी आपको कहां मिलेगी? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा वाले क्षेत्र में पड़ेगी। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। राजस्थान का इलाका कर्क रेखा से गुजरता है। राजस्थान से कर्क रेखा गुजर, अभी 21 जून गया, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन था, सबसे बड़ा दिन था पूरे साल भर में 21 जून, जो राजस्थान में कर्क रेखा तक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक सूर्य की गर्मी जो है वो सीधी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा तक सीधी गिरी। ये वो एक बड़ी लंबी कंसेप्चुअल बात है, उसको अपन जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब जाएंगे उस तरफ। फिलहाल अपने को क्या समझना है? हमको जलवायु प्रदेशों का एक रेखांकन करना है। तो बीच का क्षेत्र, कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र तो कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसको आप लोग कॉपी में चित्र बना के लिखिए। और कर्क से लेकर आर्कटिक तक, मतलब 23.5 से लेकर 66.5 तक शीतोष्ण या उपोष्ण, यही काम दक्षिणी गोलार्ध में करना। और 90 डिग्री वाले क्षेत्र में यहां पर जो है ये शीत जलवायु बन जाएगी। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध क्या होता है? दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे अपन कटिबंध कहते हैं। कटिबंध का मतलब क्या होता है? दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। जनरली हम साधारण भाषा में कटिबंध का मतलब होता है कमर पर कुछ बांधने वाला, है ना। कटिबंध से बेल्ट बांधते हैं, तो बेल्ट को अपन संस्कृत में अगर बोलना चाहे तो बेल्ट क्या होता है? कटिबंध होता है।
तो यहाँ कटिबंध का तात्पर्य है कि शरीर के दो हिस्सों में शरीर को विभाजित करना। बेल्ट जब बांध लिया तो बेल्ट हमारे पैरों को हमारे पेट वाले शरीर से, ऊपर वाले शरीर से अलग करता है। इसका मतलब यहाँ कटिबंध शब्द से क्या होगा, ये भी कुछ अलग करेगा। ये क्या अलग करेगा, दो कटिबंधों को, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र बताएगा। ठीक है, कटिबंध का मतलब क्या हो जाएगा, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, कटिबंध कहलाता है। तो कटिबंध में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कटिबंध का मतलब होता है दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच का जो क्षेत्र होगा, इन दोनों 23.5 के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध या ध्रुवीय जलवायु कहलाए। ठीक है, तो भारत की जलवायु, अब मैं पूछूं कि भारत की जलवायु बताओ कौन सी होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं कहूं कि भारत की जलवायु, अगर आपको, आप मान लो पहली बार आप भारत पहुंचे ही नहीं और मैं कह दूं कि बताओ भारत की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय होगी, शीतोष्ण होगी, ध्रुवीय होगी, कैसी होगी। तो भारत की जलवायु, हमें भारत को लोकेट करना है। भारत मानचित्र में कहां होगा, तो भारत का विस्तार हमें पता है कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक रहेगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 4 से 37 6 तक, मतलब कि 0 डिग्री यहां पर है तो यहां से मान लो 8 और यहां मान लो 37 डिग्री। यानी ये जो इलाका होगा, इस इलाके में कहीं पर भारत होगा। इस इलाके में भारत, अगर मानचित्र में आप भारत को देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना मिलेगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना मिलेगा आपको, भारत का अक्षांशीय विस्तार मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, मतलब यहां से ये 0 डिग्री है ना, इसके ऊपर और 37 डिग्री यहां पर 67 उसको आधा कर लो, 37 तक यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये जो इलाका होगा, इस क्षेत्र में अपना प्यारा भारत अपना रहेगा। इस क्षेत्र में यूं करके बना लो मानचित्र हल्का सा, ये भारत होगा। तो आपको देखना है कि भारत का जो क्षेत्र इस गोले में पड़ रहा है, उस क्षेत्र में कौन सी जलवायु प्रदेश हमने बनाया था। हमने नीचे वाले 23 से लेकर ऊपर वाले 23 तक हमने बताया कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। तो भारत की जलवायु देखो, भारत में कर्क रेखा बीच में से गुजरती है। आप भारत का मानचित्र देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि मानचित्र हर बार साथ रखिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप मानचित्र साथ लेकर के बैठे हैं। तो भारत के मानचित्र में बीचों बीच से राजस्थान, गुजरात, राम जाके छपंगु मित्र मैंने बताया था, वहां से कर्क रेखा गुजरती है। और हमें पता है कि ऊपर वाले कर्क रेखा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाता है। लेकिन भारत तो क्या है, भारत तो 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। भारत तो कहां पर है, इस 23.5 कर्क रेखा से ऊपर भी तो भारत है। कर्क रेखा तो राजस्थान से गुजर जाती है, गुजरात वाले राजस्थान के भाग से यहां से आगे चली जाती है। फिर जो यूपी आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, पंजाब आएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये इलाके ये भी तो बाहर है ना, ये तो कर्क रेखा से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ की जलवायु कौन से भाग में आ रही है, ये इस वाले भाग में आ रही है। इस वाले भाग का नाम हमने क्या दिया था, इसका नाम हमने दिया शीतोष्ण और इसका नाम दिया था उष्ण। तो भारत कौन से जलवायु प्रदेश में है, भारत आधा तो उष्ण कटिबंध वाले में है और आधा किसमें है, शीतोष्ण कटिबंध वाले जलवायु में है। तो भारत की जलवायु कैसी होनी चाहिए, इस लॉजिक से भारत की जलवायु इस लॉजिक से कैसी होनी चाहिए, उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों होनी चाहिए ना। सिंपल सा लॉजिक है भाई कि भारत का आधा क्षेत्र तो नीचे वाले उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि 23.5 डिग्री के बाद भी भारत है, मतलब कि 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत है। तो ये वाला भाग किसमें आ रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, ये वाला भाग आइडियली किसमें आ रहा है, ये वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो भारत का जलवायु कौन सा होना चाहिए, उष्ण भी होना चाहिए और शीतोष्ण भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। लेकिन किताबों में भारत की जलवायु को क्या माना गया है, केवल उष्ण कटिबंध माना गया है। लेकिन भारत के जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही माना गया, इसको लिखिए आप। लेकिन भारत के जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही
माना गया है। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? ये नाम तो हमने लिखा ही ना उसमें। जब आप किताब उठा के देखेंगे तो कोई भी किताब उठाएंगे वो किताब यही कहेगी कि भारत का जलवायु कैसा है, भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वो ये नहीं कहेगा कि भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय प्लस शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत का, ऐसा नहीं कहेगा। वो सिर्फ आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु ही कहेगा। इसका मतलब वो शीतोष्ण को गायब कर रहा है, जबकि भारत का चित्र आइडियली हमको पता है कि शीतोष्ण वाले हिस्से में भी जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आधे घंटे का लेक्चर मेरे हिसाब से पूरा हो रहा है, तो मैं आधे घंटे का लेक्चर बना पा रहा हूँ। अब अपलोडिंग में समस्या आ रही है, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत चल रहा है, तो आप उसमें संयम बनाए रखें। तो ये मैं इसको भी यहाँ पे खत्म करूंगा। क्यों होता है ऐसा? शीतोष्ण आइडियली देखें, कंसेप्चुअली देखें तो शीतोष्ण वाले हिस्से में भी भारत है कंसेप्ट के हिसाब से तो, लेकिन फिर भी हम भारतीय जलवायु को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, शीतोष्ण का नाम ही नहीं लेते। ऐसा क्यों? इन सब बातों का जवाब अगले लेक्चर में ढूंढेंगे। इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।